Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 14th of March 2022, Monday. Motivation of the day is don't quit yet. The worst moments are usually followed by the most beautiful silver linings. You have to stay strong and hopeful. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं। पहले न्यूज़ में हम WPI सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडिया की GDP फोरकास्ट को मॉर्गन स्टैनले ने जो स्लैश कर दिया है, इस न्यूज़ को हम कवर करेंगे। सेकेंड न्यूज़ में हम रेलवे का जो कनेक्टिविटी को लेकर के प्लान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट द IPOs। इसके अलावा जो अदर न्यूज़ क्लिप्स हैं उसमें हम फर्टिलाइज़र सब्सिडी, RCEP के असेट मोनेटाइजेशन के बारे में, LIC के रीवैल्यूएशन के बारे में और रशिया के मिस एडवेंचर का जो इम्पैक्ट यूरोपियन रीआर्मामेंट पे पड़ रहा है, इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। WPI सीरीज विद 2017-18 as base year on the cards. So, in order to capture the structural changes that are taking place in the economy over the period of time and more specifically because of pandemic, so government is actually planning to bring certain changes into different indexes and one of them is wholesale price index. So, in short, what government is doing? Government is actually changing the base year for WPI or as per the expert it is at an advanced stage of finalization. इसका मतलब 2017-18 को गवर्नमेंट अब WPI के बेस ईयर के रूप में यूज़ करेगी in order to tap the or capture the wholesale price index or wholesale price fluctuation over the period of time. अभी तक क्या बेस ईयर यूज़ होता था? अभी तक 2011 और 12 का बेस ईयर यूज़ होता था। इट मीन्स 2011 और 12 के बेसिस पर के ईयर के बेसिस पर को बेस ईयर मान करके हम WPI की परसेंटेज कैलकुलेट कर देते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि CPI का बेस ईयर क्या है। व्हाट इज़ CPI? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI का बेस ईयर क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स में 2011 और 12 का बेस ईयर यूज़ हुआ था और ये इम्प्लीमेंट किया गया था 7th रिवीजन ऑफ WPI और जो 2017 के ऑनवर्ड्स जो नया बेस ईयर है उसको अब यूज़ किया जाएगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अभी जो ये प्रपोजल है ये बहुत सारी कमिटीज़ के पास है फॉर कंसिडरेशन एंड वंस अप्रूवल इज़ ग्रांटेड बाय डिफरेंट कमिटीज़ द न्यू सीरीज विल बी रिलीज्ड। तो एक तो बेस ईयर चेंज हो रहा है 2017 से 18 का, इसके अलावा जो नई सीरीज़ आएगी इसमें जो कमोडिटीज़ हैं उनका भी कैटेगराइजेशन थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। सो ऑल कमोडिटीज़ will be continued to be categorized into 3 major groups: primary articles, fuel and power and manufactured products. So बहुत major change तो इनकी categories में नहीं आएगा, but yes there might be some slight changes, but जो categories हैं, जो group हैं, वो इन्हीं 3 format में रहेंगे: primary article, fuel and power, manufactured product। और अभी तक जो प्राइमरी आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इट कॉन्स्टिट्यूट फॉर मोर देन अ फिफ्थ ऑफ इंटायर होलसेल प्राइस इंडेक्स और फ्यूल एंड पावर का जो वेटेज है वो 14.9% है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट हैं दे एक्चुअली अकाउंट फॉर 65% ऑफ द इंडेक्स। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है दैट इज़ गिवन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स फॉलोड बाय फ्यूल एंड पावर देन प्राइमरी आर्टिकल्स। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाई गवर्नमेंट इज चेंजिंग द बेस ईयर। और कभी भी गवर्नमेंट किसी भी इंडेक्स का या किसी भी सीरीज़ का या किसी भी पैरामीटर का बेस ईयर क्यों चेंज करती है? बेस ईयर क्या होता है? अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझे तो बेस ईयर वो साल होता है इंडेक्स कैलकुलेशन में जिसके बेसिस पर हम इम्प्रूवमेंट रजिस्टर करते हैं कि अगर
2018 का हमें WPI कैलकुलेट करना है, WPI देखना है, तो हम देखेंगे कि 2011 और 12 में कितना WPI था और उसके बेसिस पर कितना परसेंटेज चेंज हुआ। जो परसेंटेज चेंज निकल कर आता है वो उसी के बेसिस पर निकल कर आता है, उसी डिनोमिनेशन के बेसिस पर निकल कर आता है। वेन एवर गवर्नमेंट चेंज दिस बेस ईयर, गवर्नमेंट वॉन्ट टू कैप्चर द स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द इकोनॉमी, क्योंकि 2011 और 12 इट मीन्स आज से अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पहले इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था, और आज जबकि हम 2022 में हैं तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस इकोनॉमी में आ चुके हैं, लीगल पॉलिटिकल चेंजेस आ चुके हैं। और पैंडेमिक की अगर बात करें तो पैंडेमिक ने हर एक इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को नहीं, हर एक इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है, जिसकी वजह से सेक्टरल रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज हुआ है। सो उन सारे चेंजेस को कैप्चर करने के लिए ही गवर्नमेंट जो है वो बेस ईयर को चेंज करते हैं। डेफिनेटली अगर हम 2022 के WPI को 2011-12 के WPI से कंपेयर करके निकालेंगे तो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ द करंट इकोनॉमी. That is why new WPI series is to capture the structural changes in the economy in recent टाइम. और ऐसा कहा जा रहा है कि जो कमोडिटीज़ का कवरेज है वो 50% तक बढ़ सकता है. एज आई डिस्कस कि स्लाइड चेंज हम देख सकते हैं कमोडिटीज़ की लिस्ट में, बट ग्रुपिंग जो है वो सेम रहेगी. नंबर ऑफ रिपोर्टिंग यूनिट्स फॉर कमोडिटी विल इंक्रीज फ्रॉम 8,000 to 13,000. बट ऑल दीज आर द स्पेकुलेशन. जब तक कोई प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं आता इस चीज़ को लेकर के तब तक की क्लैरिटी नहीं होगी. इसके अलावा हम देख लेते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड एक और न्यूज़ दी हुई है जो कि इंडिया के GDP फोरकास्ट पर है. मॉर्गन स्टैनले कट्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 GDP फोरकास्ट टू 7.9%. So due to increasing oil prices, this particular company or research-based consultancy has cut the India's GDP forecast for financial year 23, that is beginning from April 1. तो 50 बेसिस पॉइंट का कट किया है मॉर्गन स्टैनले ने फॉर increasing crude oil prices that may impact the retail inflation up to 6%, and definitely it will increase the current account deficit to more than 3% of GDP. So इन सारे फैक्टर को कंबाइन करते हुए मॉर्गन स्टैनले ने कहा that will definitely impact the cyclic recovery of Indian economy, but yes, it will continue, but it may be impacted because of increasing crude oil prices, because of the inflation, because of the current account deficit, and for that it has slashed to India's GDP forecast to 7.9%. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4. Railways to map mines, ports to bridge connectivity. So under its flagship mission, that is हंगरी फॉर कार्गो. ये आप याद रखेंगे ना. इस न्यूज़ को कवर करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही था कि आप इस पर्टिकुलर फ्लैगशिप मिशन के बारे में जानें, हंगरी फॉर कार्गो. तो इस मिशन के तहत जो इंडियन रेलवे है वो कंट्री के डिफरेंट कोल मिनरल माइंस जो कि डिफरेंट पोर्ट्स से कनेक्ट नहीं हैं अभी, or which have zero or inadequate connectivity. So now Indian Railway is mapping to connect all those coal, mineral mines and ports all across the country. और इसके लिए रेलवे नई ट्रैक्स या नई लाइंस को भी डालेगी और जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उनको भी स्ट्रेंथन करेगी in order to improve the connectivity with the main rail grid. और जिसके लिए 48 कोल और मिनरल माइंस और 29 पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया और गवर्नमेंट अभी जो इंडियन रेलवे है दैट इज़ मैपिंग फॉर इट. और उसमें करीब इंडियन रेलवे का ये कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन टन्स का जो मिनरल है वो कार्गो हो सकता है. हालांकि जो प्रोजेक्ट है वो अभी अपनी सर्वे स्टेज पर है, बट मिनिस्ट्री इज़ आइंग एन एडिशनल रेवेन्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़. तो इंडियन रेलवे ये एंटिसिपेट कर रहा है कि 48 कोल एंड मिनरल माइंस, 29 पोर्ट्स को जो कि
52 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं, उनको कनेक्ट करके, उनकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करके जो इंडियन रेलवे है वो 10,000 करोड़ तक का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकता है. And all these mapping and survey is being done under Hungry for Cargo flagship mission of Indian Railway. So ministry has surveys these locations primarily for 3 minerals: coal, iron ore and बॉक्साइट. तो इनके लिए बेसिकली इन 3 मिनरल्स को टारगेट करने के लिए और इनकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ये मिशन अभी फ़िलहाल के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. माइंडेड स्टूडेंट, कोल को लेकर के जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट का करंट फोकस रहा है इंडिया की डिपेंडेंसी एक्सटर्नल और इम्पोर्टेड कोल पर रिड्यूस करने के लिए, दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल बी अ बूस्ट फॉर इट. आप याद रख सकते हैं, हंग्री फॉर कार्गो इज़ एन इंटरनल प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवे जिसका बेसिक पर्पस कनेक्टिविटी इंप्रूव करना है और रेवेन्यू भी जनरेट करना है. एंड दिस इज बीइंग डन बाय ब्रिंगिंग द न्यू कमोडिटीज, आइडेंटिफाइंग न्यू कार्गो अपॉर्चुनिटीज इन एग्जिस्टिंग ग्रिड एंड न्यू सेक्टर्स एंड रीजन एज पर द ऑफिशियल. अगर हम नियर टर्म की बात करें तो नियर टर्म में इंडियन रेलवे अप्रॉक्सीमेटली 2000 एम्प्टी कार्गो को एंटिसिपेट कर रहा है, कार्गो लोडिंग को एंटिसिपेट कर रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24. अंडर द प्रोजेक्ट 2024 बाई 2024. तो ये भी आप याद रख सकते हैं, 2024 बाई 2024. दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय इंडियन रेलवे. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें. करंट सिचुएशन की बात करें तो 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 1278 एमटी का फ्रेट जो है वो फरवरी तक इंडियन रेलवे ने कैरी किया है. और इंडियन रेलवे ये ट्राई कर रही है कि इस साल के एंड होते होते दिस विल क्रॉस 1400 MT record. So this is a new plan by Railway Ministry, Hungry for Cargo, and 2024 by 2024. You can just have the glimpse of this particular new plan. अब देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 10. IPOs to watch out for once primary market starts buzzing. जैसा कि हमने पिछली कई न्यूज़ में डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या बूस्ट ईयर रहे फॉर आईपीओज. स्पेशली अगर हम 21 की बात करें जिसमें बहुत बड़े बड़े आईपीओ आए और इंडिया की जो स्टार्टअप्स कंपनीज थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट पे मार्केट से फंड रेस किया. और 22 तक हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कोई कुछ बड़े आईपीओ जो कि बहुत टाइम से वेट लिस्ट में पड़े थे वो मार्च 22 तक लॉन्च हो जाएंगे, जिसमें LIC इज़ मच अवेटेड. बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आफ्टर द रशिया यूक्रेन क्राइसिस द प्राइमरी मार्केट हैज़ एंटर्ड द पीरियड ऑफ हाइबरनेशन. हाइबरनेशन मीन्स निष्क्रिय हो जाना. तो यूक्रेन क्राइसिस के बाद जिस तरह से स्टॉक्स में फ्लक्चुएशन और वोलेटिलिटी बढ़ रही है उसको देखते हुए एंड जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे आर सेइंग दैट नाउ आईपीओ मार्केट और प्राइमरी मार्केट हैज़ इंटर इट्स हाइबरनेशन फेज. और बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो कि अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली थी इन द मंथ ऑफ March, they are on the waiting list. So they have sidelines their plan to launch the IPOs और अभी वो मार्केट में वेट कर रही हैं. They are watching the market and once stability returns to the secondary market, companies have obtained the approval from the SEBI. They will start tapping the market. तो ऐसी कंपनीज जिनको SEBI से अप्रूवल मिल चुका है on their red draft hearing prospect, अब उस प्रॉस्पेक्टस पर अप्रूवल के बाद कंपनी जो वेट कर रही है स्टेबिलिटी थोड़ी सी रीगेन हो जिसके बाद वो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकें. और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो अब इन्वेस्टर्स होंगे इस स्टेबिलिटी में जो इन्वेस्टर्स आएंगे दे विल एक्चुअली चूज देयर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज वेरी केयरफुली एंड एज पर द एनालिस्ट दे विल फोकस ऑन
good quality and large IPOs. Even experts are also saying that in order to maintain the stability into their portfolios, investors should diverge their money into large caps, क्योंकि जो small caps companies हैं वो fluctuation से बहुत ज़्यादा impact हो रही हैं। तो इन्वेस्ट जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी कहना है कि आप लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी IPOs के लिए भी सेम पैटर्न है कि आफ्टर द सम स्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स विल फोकस ऑन लार्ज एंड गुड क्वालिटी IPOs, एंड एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड दीज आर द गुड क्वालिटीज एंड लार्ज IPOs दोज हु आर ऑन वेटिंग लिस्ट। सबसे ज़्यादा वेट हो रहा है LIC के IPO, क्योंकि कहा जाता है कि कंट्री का अभी तक का सबसे बड़ा IPO होगा। इसके बाद डिलीवरी फार्मा इजी, इमैक्यो फार्मा, गो एयरलाइंस, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, जेमिनी, पारादीप, इंडिया वन एंड ग्लोबल हेल्थ। दीज आर द कंपनी दोज आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द मार्केट टू गेट स्टेबलाइज्ड फॉर देयर IPOs। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। KKR, Blackstone, Adani in race for RCap assets. So some of the world's biggest global financial companies, जहाँ पर Blackstone का भी नाम है, KKR का भी नाम है, Brookfield Assets का भी नाम है, Adani का भी नाम है, they are actually or they have submitted their expression of interest for what? For Reliance Capital and its assets. So Reliance Capital हम सभी को पता है लिक्विडेशन की फेज में जा चुका है बिकॉज ऑफ देयर लाइबिलिटीज, ड्यू लाइबिलिटीज एंड NPAs। तो अब उस लिक्विडेशन की प्रोसेस में बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने बिडिंग करी है। द फाइनेंशियल आर्म्स ऑफ पीरामल, अडानी, पूनावाला हैव ऑल्सो सेंड देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एक्वायरिंग RCap's asset। इसके अलावा अगर इंडियन कंपनीज की बात करें तो निपन लाइफ, JP फ्लावर्स, ओक ट्री, अपोलो ग्लोबल, आर्कवुड, वर्दे पार्टनर्स, मल्टीपल अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हीरो फिनकॉर्प, ऑल दीज हैव ऑल्सो ज्वाइन द लिस्ट। तो RCap के असेट्स को एक्वायर करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा NP है इंडियन लेंडर्स के, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने बिडिंग करी है। लेट्स सी हु विल विन दिस पर्टिकुलर कंपनी। रिलायंस कैपिटल इज वन ऑफ द 3 NBCs गोइंग थ्रू द बैंकरप्सी। इसके अलावा सराय की भी 2 कंपनीज हैं जो कि बैंकरप्सी या लिक्विडेशन की प्रोसेस में जा रही हैं। लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर proceedings will move। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट स्टेयर्स एट हायर फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल। फर्टिलाइज़र सेक्टर पर भी रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कमोडिटी प्राइसेस द बर्डन ऑन सेंटर सब्सिडी स्कीम्स विल इंक्रीज। हालांकि फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट के बजट में, और स्पेशली इंडिया के एग्रीकल्चर सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए बजट के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर 22 के बजट में इसमें 79,530 करोड़ का एलोकेशन हुआ था। इसको गवर्नमेंट ने रिवाइज करके 1.4 ट्रिलियन तक इंक्रीज किया था। तो इट मीन्स फर्टिलाइजर सब्सिडी को रिवाइज भी किया गया है, का एलोकेशन रिवाइज किया गया था। इसके बावजूद भी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर रिवीजन और दिस पर्टिकुलर एस्टिमेट विल नॉट बी सफिशिएंट। गवर्नमेंट का जो बर्डन है फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर के वो 1.4 ट्रिलियन का मार्क भी क्रॉस करेगा। Our fertilizer burden for year will rise and we will see it rising approximately 10,000 to 15,000 crore or even more as per one of the government official। और जो अवेयर हैं ऑफिशियल्स मैटर उनका ये कहना है कि इतनी, हालांकि हम केवल अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी को देखें, अगर अदर सेक्टर में जो रिवाइज एस्टिमेट्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो 15,000 तक भी, अगर ऑप्टिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल 15,000 करोड़ तक भी बढ़ती है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फिजिकल डेफिसिट पर देखने को नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट विल लॉन्च LIC IPO बिफोर मार्च, क्योंकि जो रिवेन्यू आएगा उसके बेसिस पर जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन। लेकिन अगर ये LIC का IPO नहीं आ पाता है, in that case this increased burden of fertilizer subsidy may further impact the fiscal deficit, as well as this particular number will definitely
pressurize the government to revise its budgeted estimates for fertilizer subsidy in coming fiscal year, that is financial year 23. अगर इस financial year 22 में बहुत ज़्यादा burden रहता है fertilizer subsidy का, तो government इसको shift करेगी next year और 2023 का जो fertilizer subsidy का allocation है वो government reduce कर सकती है. And this is the fertilizer subsidy burden from financial year 20 budgeted estimates, then actual, then financial year 21 budgeted estimates, then actual. This blue bar indicates the budgeted estimates, this red bar indicates the actual expenditure or actual burden of fertilizer subsidy. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. LIC may need to be revalued if listing is pushed beyond May. So as per the officials and people aware about the matter, अगर LIC का जो IPO है वो मई तक लॉन्च नहीं किया गया, so in that case गवर्नमेंट को LIC का दोबारा से वैल्यूएशन कराना पड़ेगा, LIC को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी का वैल्यूएशन है LIC का दैट इज बेस्ड ऑन इट्स करंट अर्निंग, करंट परफॉर्मेंस, करंट मार्केट सिचुएशन. इफ़ यू रिमेंबर एम्बेडेड वैल्यू जो LIC की आई थी सितंबर में वो 5.4 ट्रिलियन आई थी सितंबर 30 में. इफ़ यू आर करेंट रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ अपडेट. और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए रूल के अकॉर्डिंग अगर 12 मई तक LIC का IPO नहीं आता है तो जो एम्बेडेड वैल्यूएशन है LIC का दैट मे गेट चेंज, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट अगेन नीड टू अपॉइंट द agency for deciding for calculating the embedded value of LIC. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एम्बेडेड वैल्यू जो है वो चेंज का इम्पैक्ट जो मार्केट वैल्यूएशन पर पड़ता है. याद है आपने डिस्कस भी किया था कि एम्बेडेड वैल्यू अगर 5.4 आई है तो मार्केट वैल्यू से कई गुना ज़्यादा आएगी. तो ये कहना है एक्सपर्ट्स का और एनालिस्ट का कि एम्बेडेड वैल्यू को मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जो भी सिचुएशंस होती हैं वो चेंज हो जाएंगी. और मई 12 जो कि बहुत लंबा टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ का टाइम है. सितंबर 30 में एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेट करके आई थी और उससे लेकर मई 12 तक डेफिनेटली देयर वुड बी चेंज इनटू द मार्केट वैल्यू ऑफ LIC. And this would also require the government to seek fresh approval from SEBI for life insurance IPO. और डेफिनेटली अगर एम्बेडेड वैल्यू और या मार्केट वैल्यू में चेंज होता है तो जो ड्राफ्ट रेड हेडिंग प्रॉस्पेक्ट्स में जो डेटा दिया है LIC के बारे में वो भी चेंज होगा. और फॉर दैट गवर्नमेंट हैज़ टू अगेन टेक द अप्रूवल फॉर देयर IPO फ्रॉम SEBI. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को दोबारा से करनी पड़ेंगी अगर गवर्नमेंट 12 मई तक LIC का IPO लॉन्च नहीं करती है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. रशिया's missed adventure in Ukraine set off European rearmament. ये एक्चुअली कोई न्यूज़ नहीं है, इट इज़ एन एडिटोरियल जहाँ पर ऑथर ने ये बोला है कि रशिया ने जिस तरह से इन्वेजन किया है यूक्रेन में, दिस इन्वेजन विल चेंज द इंटायर मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूरोप एंड इट विल डेफिनेटली हैव द इम्पैक्ट ऑन इंडिया. So Russia's ongoing military invasion on Ukraine जो कि February 24 में स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है will be described as the turning point in the modern history of Europe. अभी तक अगर हम देखें तो बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे they are focusing or they were focusing on disarmaments और पीस. बट जिस तरह से रशिया ने इन्वेजन किया, ऑथर का ये कहना है कि रशिया का जो एग्रेशन रहा है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में रीआर्मामेंट्स को फिर से इनिशिएट करेगा. सो दिस पर्टिकुलर एग्रेशन बाय रशिया will work as a catalyst for European rearmament, galvanize the European and American arms industry, and definitely it will rejuvenate the hibernated नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी NATO को भी अब ये एक्टिवेट कर देगा, जो कि जर्मनी के रीअसर्शन के कारण ये इसको फॉर्म किया गया था. तो डेफिनेटली और इसका इम्पैक्ट इंडिया और जापान जैसे कंट्रीज़ पर भी देखने को मिल सकता है. इंडिया के केस में जैसा कि अभी रिसेंट जो यूक्रेन के इशू पर जो मीटिंग हुई उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि देयर इज़ अ टाइम फॉर इंडिया टू इंक्रीज इट्स सिक्योरिटी
dependency on or defense dependency on other countries. India should focus on make in India, especially in case of defense sector. Defense sector को लेकर के जो इंडिया की डिपेंडेंसी रशिया, इजराइल और फ्रांस जैसे कंट्रीज पर है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा because world is changing now. और ये सिर्फ इंडिया में ही हमें इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसका इम्पैक्ट हमें जर्मनी और अदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जापान जैसे कंट्रीज़ पर भी देखने को मिलेगा. फॉर इंडिया विच हैज़ बीन enjoying the advantage of arms buyer market and invoking the Atmanirbhar Bharat slogan to bargain hard for setting up production of Western weaponry in the country. This unwanted shift toward a seller market spells bad news. तो इसका इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन क्राइसिस का इम्पैक्ट जो इकोनॉमीज पर पड़ रहा है उसके अलावा इट विल ऑल्सो चेंज द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ वेपनरी और सिक्योरिटी realm. So let's see how this particular misadventure by Russia will change the history as well as the ground of global economy. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.